जय भारत, जय भारतीय लोकतंत्र। यूट्यूब रामगोपाल सागर से जुड़िए, करते हैं ईवीएम की चर्चा। क्या ईवीएम को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा हटाया जाना भारतीय चुनाव तंत्र की निष्पक्षता पर उठते हुए हर संदेह को निवारण करेगा, या कभी चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान देगा? क्योंकि जब भी चुनाव परिणाम आते हैं तभी हारे हुए दल इसके बारे में सवाल उठाते हैं। ये बात मज़े की है कि ये ईवीएम भी भारतीय लोकतंत्र को कांग्रेस की देन है, जिसने 70 साल में कुछ नहीं दिया। ईवीएम भी उन्होंने ही दी। और वो पार्टी जो आज सत्ता में है, उस पार्टी के 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले इस ईवीएम की खिलाफत की। वो इस ईवीएम की खिलाफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उसके बाद से वो पार्टी में भी दरकिनार होने लगे। उसके बाद 2010 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव विश्लेषक ने एक पुस्तक लिखी ईवीएम को लेकर, और उसका विमोचन श्री नितिन गडकरी ने किया। इसके बाद दूसरा कार्यकाल नितिन गडकरी को भी नहीं मिला। इसके बाद चुनाव के बाद मायावती जी ने इसकी चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन वो भी थोड़े दिन बाद चुप हो गई। इसके बाद 2017 आया। 2017 में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने पंजाब विधानसभा में इस ईवीएम को हैक करके दिखाया, और उसने चुनाव आयोग को चैलेंज किया। चुनाव आयोग ने उनको ईवीएम हैकर्स को चैलेंज किया, कोई भी बिना हाथ लगाए इसको हैक करके बताए तो हम उसकी माने। ये केस इस तरह का था जिस प्रकार पानी में देखकर और चक्र के भीतर चलती हुई मछली की आंख को द्रौपदी के स्वयंवर में भेदने की शर्त रखी गई। उस समय तो अर्जुन थे, उन्होंने उस आंख को भेद दिया और द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया। लेकिन भारतीय बिना हाथ लगाए केवल आँखों से नैना मटका के ईवीएम को कंट्रोल करना भारत के किसी महारथी पर नहीं आया, और चुनाव आयोग की जीत हुई। चुनाव आयोग ने ईवीएम को प्रमाण पत्र दे दिया। ईवीएम बिल्कुल भी निष्पाप है, और साथ में उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वीवीपीटी का एक नया धारणा और लगा दी, जिससे पर्चियों का मिलान किया जा सके। लेकिन 2019 के चुनाव में 370 सांसद सीटों पर भी सब जगह अंतर मिले, और बदायूं में तो वो अंतर 25,000 का था, जिसके खिलाफ धर्मेंद्र यादव जो सपा के कैंडिडेट थे हाई कोर्ट गए, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र यादव भी चुप हो गए। एक ताज़ा घटनाक्रम अभी महाराष्ट्र में घटा। वहाँ के कांग्रेस नेता नाना पटोले ने एक विधानसभा में एक विधेयक लाने की बात की कि आगे से महाराष्ट्र के सारे चुनाव वो बैलेट पेपर से कराएंगे, लेकिन दूसरे ही दिन कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, और वो बिल आज तक कहीं नहीं आया। पता नहीं ईवीएम का नाम आते ही नेता और दल कैसे चुप हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। क्या इस ईवीएम के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, या कोई देसी ताकत, या कोई पूंजीपति, या किसका ये स्वार्थ सिद्ध करती है, ये पता नहीं लगता। अगर देखें टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे सुपर, धन के मामले में हमसे सुपर अमेरिका, फ्रांस और जापान वगैरह में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। हालांकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान की जनसंख्या जहाँ मैन पावर सबसे बड़ी है, चुनावों का बैलेट पेपर से कराया जाना आसान रहेगा और ये निष्पक्ष रहेगा। इसके ऊपर हमारे चुनाव लोकतंत्र के चुनाव पावन हो सकेंगे। इसलिए निस्संदेह ही चुनाव आयोग को अगले किसी व्यवस्था कर इनको बैलेट पेपर की तरफ ले जाना चाहिए, ऐसा हमारी यूट्यूब रामगोपाल सागर का मत है। और जो पार्टी श्री राम की बात करती है, श्री राम की रथ यात्रा से जिसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका जन्म हुआ, जो भारतीय राजनीति में प्रासंगिक होती चली गई श्री राम के नाम से, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की ये बात वो पार्टी क्यों भूल रही है कि जब वो अयोध्या आए, अयोध्या में के किसी रजक ने, धोबी ने उनकी पत्नी के बारे में कहा कि वो तो लंका में रही थी, और फिर भी रामचंद्र जी ने उसको महल में रख लिया। इसी बात से रामचंद्र जी ने लांछन समझकर सीता जी को वन की तरफ भेज दिया। हालांकि वो जानते थे वो निष्पाप हैं, कोई तरह की
किसी तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम का हर वक्त नाम लेने वाली, उनके नाम का खाने वाली, उनके नाम से राज करने वाली पार्टी को ये ईवीएम के लांछन दिखाई नहीं देते। ये बड़ा शर्म का विषय है। बीजेपी ने जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई, अब बीजेपी को सबसे पहले जब सत्ता में है तो चुनाव आयोग के समक्ष ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि अग्रिम चुनाव बैलेट पेपर से करे जाएं, तभी बीजेपी की निष्पक्षता साबित होगी और भारत के लोकतंत्र के चुनाव बड़े पवित्र हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।